कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आज के क्लास में कुछ पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप क्वेश्चंस है जिसमें रिलेटिव मोशंस इन्वॉल्व होगा। तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। एक प्लैंक है, मान लेते हैं, इसमें चक्का लगा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन 0 है, प्लैंक का मास जो दिया गया है कैपिटल M, और इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है। तो आदमी जो है जंप करता है विथ रिलेटिव स्पीड VR, रिलेटिव टू प्लैंक जंप करता है। तो हमें पूछा गया कि जंप करने के बाद ये प्लैंक का स्पीड कितना होगा। मान लेते हैं कि जमीन से ऑब्जर्व करने से इसका स्पीड V1 है टू द राइट और प्लैंक का स्पीड V2 है एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। उसका V1 राइट की तरफ है, इसका V1 लेफ्ट की तरफ है। सो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है। ये हमें दिया गया। इनिशियली जो सिस्टम था वो रेस्ट में था। इनिशियली मोमेंटम 0 था, स्मूथ सरफेस है, बाहर से कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। वो जंप किया, वो नेचुरली वो प्लैंक को पीछे पुश किया होगा, प्लैंक उसे आगे पुश किया होगा। लेकिन ये जो फोर्सेस है इनके बीच का फोर्स है, आपस की फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा एक्स डायरेक्शन में। सो मोमेंटम जो है एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहना चाहिए। सो शुरू में अगर 0 था तो वो हमेशा 0 रहना चाहिए, यानी कि राइट साइड मोमेंटम इक्वल टू लेफ्ट साइड मोमेंटम। आदमी का मास मान लेते हैं कि स्मॉल m है। सो राइट साइड मोमेंटम हो गया mv1 इक्वल टू लेफ्ट साइड mv2। तो हमें निकालना है v2, प्लैंक का स्पीड निकालना है। तो v1 को हटा देते हैं। सो v1 हो जाएगा vr माइनस v2 इक्वल टू mv2। सो यहाँ से v2 निकल जाता है। सो इतना स्पीड में प्लैंक जो है पीछे की तरफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं कि इस बार दिया है कि एक नहीं 2 आदमी हैं, दोनों का मास लगभग सेम है। सपोज M, दोनों 2 साइड अपोजिट साइड में खड़ा है। प्लैंक का मास जो है कैपिटल M है, स्मूथ सरफेस। और इस बार दिया है कि ये पहले जंप करता है विद स्पीड VR रिलेटिव टू प्लैंक। उसके बाद ये जंप करता है दूसरी तरफ विद सेम स्पीड VR रिलेटिव टू प्लैंक, नॉट रिलेटिव टू ग्राउंड। सो दोनों जंप करने के बाद प्लैंक का क्या स्पीड होगा, ये पूछा गया। सो पहले एक एक करके लेते हैं। पहले वो जंप किया विद स्पीड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेते हैं इसका स्पीड V1 था। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका स्पीड V1 था, और ये प्लैंक और आदमी मिलाकर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड V2 था। सो शुरू में सिस्टम रेस्ट में था, फ्रॉम ग्राउंड सिस्टम रेस्ट में था, मोमेंटम शुरू में 0 था। सो हमेशा मोमेंटम 0 होना चाहिए। जितना राइट साइड मोमेंटम ट्रांसफर होता उतना ही लेफ्ट साइड होना चाहिए। सो राइट साइड हो गया आपका mv1 इक्वल टू लेफ्ट साइड मास हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m v2। और हमें v2 पहले निकालना है, तो v1 को हटा देते हैं। v1 हो जाएगा vr माइनस v2 इक्वल टू m प्लस m v2। सो यहाँ से v2 निकल जाएगा, v2 हो जाएगा mvr बाई m प्लस 2m। राइट, वो जंप करने के बाद सिस्टम के पास ऑलरेडी मोमेंटम आ गया, अब 0 नहीं है। अब जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है, टोटल मास, और ये जो सिस्टम जिसमें अभी कैपिटल M प्लैंक है और आदमी है, उनका मास हो गया इतना, और इनका वेलोसिटी v2। ये अभी मोमेंटम है, सिस्टम का ये मोमेंटम, और ये मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्मूथ सरफेस। अब दिया है कि ये भी जंप कर रहा है रिलेटिव टू प्लैंक विथ स्पीड VR। मान लेते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका स्पीड जो है, आदमी का स्पीड है v1 प्राइम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जंप हो जाने के बाद प्लैंक का स्पीड भी सेम डायरेक्शन में है v2 प्राइम, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव हो गया v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, ये हो गया VR।
राइट। सो अब मोमेंटम क्या होगा, आदमी का मोमेंटम है, लड़का का मोमेंटम है mv1 प्राइम एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, प्लैंक का मोमेंटम है mv2 प्राइम, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो गया। सो जंप करने के बाद टोटल मोमेंटम, लड़का का मोमेंटम, प्लैंक का मोमेंटम इतना हो गया। लेकिन जंप करने से पहले भी मोमेंटम था, जीरो नहीं था, वो जंप करने के बाद सिस्टम को मोमेंटम दे चुका था। सो दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम m प्लस एम इंटू एम वी आर बाई एम प्लस 2m। अब हमको क्या निकालना है, फाइनल स्पीड निकालना है, v2 प्राइम निकालना है। तो यानी कि v1 प्राइम को हटा देते हैं, v1 प्राइम हो जाएगा आपका v2 प्राइम प्लस vr, सो इसमें से v2 प्राइम को सब्जेक्ट बना देते हैं, m प्लस m सब्जेक्ट बना देते हैं। सो हमने v1 प्राइम को हटा दिया, v2 प्राइम प्लस vr हो गया, राइट। और उसको उधर ले जाते हैं, ये उधर चला जाएगा माइनस mvr। फिर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से v2 प्राइम हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, mvr बाई m प्लस 2m माइनस वही हो जाएगा mvr बाई m प्लस m। नेगेटिव निकल रहा है, नहीं बड़ा है, ये क्वांटिटी बड़ा है, ये छोटा है, मतलब नेट नेगेटिव निकल रहा, मतलब उस तरफ होगा वेलोसिटी। सो यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लिया, जहाँ पर जो हमें वेलोसिटीज जो है एज फ्रॉम ग्राउंड नहीं दिया था, वेलोसिटीज जो है रिलेटिव दिया था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सो यहाँ पर एक गन दिया गया है, एक गन है, स्मूथ सरफेस में है, एट रेस्ट है, गन का मास कैपिटल M है, इसका नोजल है, यहाँ से शेल निकलेगा। मान लेते हैं कि शेल का मास स्मॉल m है और एंगल रिलेटिव स्पीड vr में निकला एट एन एंगल थीटा, राइट। एक गन है, एट रेस्ट है, पूरा सिस्टम रेस्ट में, गन का मास विदाउट शेल कैपिटल M में, एक शेल फायर करता है विथ रिलेटिव स्पीड रिलेटिव टू दिस vr एट एन एंगल थीटा फायर करता है। तो फायरिंग के बाद एक गन का स्पीड कितना होगा ये पूछा गया, राइट। सो रिलेटिव आपको मालूम है, शेल रिलेटिव टू गन होता है शेल माइनस गन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। सो शेल रिलेटिव टू गन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू शेल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो राइट साइड है शेल का, और ये लेफ्ट साइड है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा v2। सो ये हमको पता चला गया, रिलेटिव वेलोसिटी जो है एंगल थीटा में है। सो रिलेटिव वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा vr cos थीटा इक्वल टू vsx प्लस v2। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली जीरो था तो हमेशा जीरो रहेगा, यानी कि राइट साइड मोमेंटम इक्वल टू लेफ्ट साइड मोमेंटम। सो राइट साइड सेल का x कंपोनेंट इक्वल टू ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, इसका एंटायर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल है, सो v2। और हमें v2 निकालना है, यानी कि इसको हटा देंगे, sx को हटा देंगे। sx कितना हो जाता है, vr cos थीटा माइनस v2। सो यहाँ से v2 निकल जाता है, v2 हो जाता है mvr cos थीटा बाई m प्लस m। तो इतना स्पीड में एक गन जो है रिकॉइल करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
एक वैगन है मान लेते हैं, वैगन है, स्मूथ सरफेस में है, इसका मास कैपिटल एम है, राइट। और यहाँ एक स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग का लेंथ एल है, एक मास अटैच्ड, और इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में। सो बाहर से इसको एक इम्पल्स दिया गया, बाहर से दिया गया, जिसकी वजह से इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड मान लेते हैं यू आ गया। स्पीड जो है कम है, ये रूफ को टच नहीं करता है मान लेते हैं, स्पीड इतना दिया गया है कि रूफ को टच नहीं करता है, एक स्पीड दिया गया। तो हमें पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट कितना राइज करेगा, ये हाइट कितना राइज करेगा। तो इनिशियली मोमेंटम 0 था, लेकिन बाहर से एक इंपल्स देके मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम कितना आ गया, एम यू आ गया। और किस डायरेक्शन में आ गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर दोनों ये पूरा का सिस्टम मान ले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ फ्रिक्शन की वजह से सिर्फ हो सकता है, बाकी ये सभी अंदर का फोर्स, लेकिन स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, यानी कि मोमेंटम जो है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, यानी कि मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक काम करते हैं, पहले अंदर से ऑब्जर्व करते हैं। अंदर से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, और जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा ये वापस आ जाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन अंदर से, इसका स्पीड 0 हो गया, मतलब दोनों का स्पीड सेम होने से अंदर से हमें 0 दिखेगा। चूंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था, सो अंदर से देखे तो 0 हो गया, मतलब बाहर से देखेंगे तो दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, राइट। सो अंदर से 0 तभी लगेगा जब दोनों का स्पीड 0 हो, दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा। इनिशियली मोमेंटम हॉरिजॉन्टल था और हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। अंदर से देखे ये 0 दिखा, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है, और दोनों का उस वक्त हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा। सो मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी vx, सो यहां से vx निकल जाएगा। एक इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जब आपने बाहर से एक इंपल्स दिया, इसमें एनर्जी दे चुका था, और एनर्जी ये था काइनेटिक का था। बाद में जब हाईएस्ट पॉइंट पर से एंगल थीटा गया, हाइट h गया, हाईएस्ट पॉइंट में अंदर से देखने से 0 है, लेकिन बाहर से दोनों का स्पीड सेम है इतना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना था, बाद में जब ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी था हाफ टोटल मास का सेम स्पीड है vx²। सो इतना लॉस हो गया, ये इनिशियल था, ये फाइनल है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ vx का वैल्यू डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, h निकल जाएगा। सो ये क्वेश्चंस थे जो 2-3 क्वेश्चन हमने किया, रिलेटिव मोशन था। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चंस करते हैं जहां पर मास चेंज होता है, मास चेंज होता है। क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। एक ट्रक है मान लेते हैं, ट्रक है, एक हॉरिजॉन्टल स्पीड सरफेस में जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। ट्रक का स्पीड मान लेते हैं m है, और इंजन ऑन है, बट स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इंजन के द्वारा जितना फोर्स जनरेट किया गया, रेसिस्टिव फोर्स भी शायद उतना ही होगा, नेट फोर्स 0 है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। अब बारिश गिरने लगता है, अब बारिश जो है वर्टिकली गिर रहा है, इसमें गिर रहा है और पानी इसके अंदर आ रहा है। बारिश मान लेते हैं अल्फा kg/सेकंड से गिर रहा है। t सेकंड के बाद ये जो ट्रक और वाटर का जो सिस्टम बनेगा उसका स्पीड क्या होगा। तो जो नेट फोर्स था शुरू में 0 था और हमेशा 0 है, मतलब x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इनिशियली x डायरेक्शन में मोमेंटम mv था, फाइनली मास बढ़ गया, मास m, अल्फा kg/सेकंड गिर रहा है, t सेकंड के पास अल्फा t गिर जाएगा। अब ये नया मास और नया वेलोसिटी मान लेते हैं v प्राइम, सो v प्राइम हो जाएगा mv/m + अल्फा t। आप ऐसा केसेस माइंस में भी देखे होंगे। माइंस में क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, बेल्ट
एक जगह से दूसरा जगह, एक लंबा सा बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट, जो मूव करते रहता है। सो माइन से जो ओर्स आते हैं उसको ऐसा ऐसा डाला जाता है, इसके ऊपर वर्टिकली डाला जाता है। और ये बेल्ट को मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड है v। तो जैसे ही ओर्स उसके ऊपर गिरता है, थोड़ी देर के बाद फ्रिक्शन की वजह से इसका भी स्पीड v आ जाता है, बिकॉज ये हमने कांस्टेंट स्पीड में मेंटेन किया। तो जो ओर गिर रहा था, मान रहे थे उसका रेट भी है dm/dt, मान लेते हैं अल्फा है, अल्फा kg/सेकेंड ई है। सो गिरते वक्त स्पीड वेलोसिटी वर्टिकल था, नेग्लिजिबल था, लेकिन थोड़ी देर के बाद फ्रिक्शन की वजह से, बेल्ट और ओर के बीच में फ्रिक्शन की वजह से उसका स्पीड भी v हो जाता है, यानी कि मोमेंटम गेन किया। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक्स्ट्रा फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ा। सो एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगा, दैट इज मास फॉलिंग पर सेकेंड dm/dt, और वो जो है स्पीड एक्वायर करता है v। सो इतना चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यही फोर्स होगा, यानी कि अल्फा v। इतना फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहां भी मास चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां मास चेंज हो रहा है। एक चेन है, वो टेबल के ऊपर, चेन का लेंथ l है, मास m है, और उसका जो एंड है टेबल को टच कर रहा है, राइट, और आपने छोड़ दिया। जब लेंथ x गिर चुका है, लेंथ x गिर चुका है, ये x है, यानी कि l-x ऊपर है और x गिर चुका है, तो ये चेन टेबल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये क्वेश्चन। तो टेबल के ऊपर जो मास गिर रहा है वो चेंज होते जा रहा है। सो एट टाइम t, जब x मास गिर चुका है, x लेंथ गिर चुका है, टेबल के ऊपर ये चेन कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो फोर्स जो है दो वजह से, एक जो गिर चुका है, मान लेते हैं गिर के रेस्ट में आ जाता है, तो गिर चुका है तो उसका फोर्स हो जाएगा mg, तो उसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू उसका लेंथ जी। सो जो पोर्शन गिर चुका है, ऑलरेडी टेबल पर रेस्ट कर रहा है, उसके चलते फोर्स इतना है। अब जो गिर रहा है, जिसका मोमेंटम रेस्ट में आ रहा है, मोमेंटम है अचानक रेस्ट में आ रहा है, मान लेते हैं कि रेट ऑफ फॉलिंग dm/dt और स्पीड v में गिर रहा है। सो लेंथ x जब गिर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, √2gx, थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक्स का। सो लेंथ x गिर चुका है, जो अभी गिर रहा है उसका स्पीड इतना है, और एक स्मॉल टाइम dt लेते हैं। एक स्मॉल टाइम dt में मान लेते हैं कि मास जो गिरता है dm है। सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, बिकॉज हमने स्मॉल टाइम लिया, स्पीड को नियरली कांस्टेंट लेते हैं। सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, जो कि फोर्स। तो स्मॉल टाइम dt लिए, सपोज उसमें लेंथ जो गिरता है वो dx है, सो उसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ इनटू v। सो dx/dt जो है v होता है, v² हो गया, v² यानी कि 2gx। सो जो पोर्शन गिर चुका है उसका फोर्स इतना है, और जो गिर रहा है उसका फोर्स इतना है, ये फोर्स उसका डबल है। हमें पूछा गया टोटल फोर्स कितना है। सो फोर्स जो गिर चुका है उसके चलते, और जो गिर रहा है जिसका चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उसके चलते। सो नेट फोर्स ऐड कर दीजिए, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर मास चेंज हो रहा है। एक केस और है जहां पर मास चेंज होता है। रॉकेट जब उड़ता है तो मास तो इजेक्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ गैस इजेक्ट करता है मास। इवन ऑर्डिनरी बेलून भी अगर आप छोड़ देंगे तो उसके अंदर से गैस निकलता है। ऑर्डिनरी आपका खिलौना रॉकेट भी जब ऊपर जाता है तो गैस नीचे निकलता है। तो उसमें फोर्स कितना होगा देखते हैं। ये सपोज एक रॉकेट है और ये गैस इजेक्ट कर रहा है। सो मास जो इजेक्ट हो रहा है उसका रेट है dm/dt, राइट। एट एनी टाइम t ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये रॉकेट का मास मान लेते हैं m है और स्पीड v।
और ये गैस को इजेक्ट कर रहा है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव टू रॉकेट ये इजेक्ट कर रहा है विद स्पीड वी आर। तो रॉकेट के ऊपर जो फोर्स रहेगा, फोर्स या थ्रस्ट जो भी बोलिए, ये दो वजह से होगा। एक एक्सटर्नल फोर्स जो भी है, अर्थ के पास रहेगा तो ग्रेविटी होगा, स्पेस में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, और दूसरा फोर्स जो गैस निकल रहा है, रॉकेट ने गैस को पुश किया, गैस रॉकेट को पुश करेगा। सो जो गैस निकल रहा है वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स जो है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ये फोर्स। सो ये नेट फोर्स है, यानी कि नेट फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी प्लस वी आर डी एम बाई डी टी। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल मास। मैंने रॉकेट के लिए किया, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। सो जब भी मास चेंज होता है ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर इस रॉकेट के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज रॉकेट स्पेस में चला गया, स्पेस में चला गया और एक पर्टिकुलर टाइम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जबकि रॉकेट का मास 2000 kg है, 2000 kg है, और जो गैस उस वक्त वो इजेक्ट कर रहा है उसका रिलेटिव स्पीड मान लेते हैं 1000 kg पर सेकेंड, और कितना इजेक्ट कर रहा है मान लेते हैं कि पर सेकेंड 20 kg पर सेकेंड इजेक्ट कर रहा है। तो हमें पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होगा। तो हमें पूछा गया स्पेस में एक पर्टिकुलर टाइम में हमने ऑब्जर्व किया जिस वक्त रॉकेट का मास इतना था, गैस को इजेक्ट कर रहा था इतना स्पीड में और इतना रेट में इजेक्ट कर रहा था। तो उस वक्त रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। dv बाई डी टी एक्सेलरेशन है, स्पेस में है, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी 1000 है, dm बाई डी टी 20 है। सो मास हमें मालूम है, मास का वैल्यू डाल देते हैं 2000। सो एक्सेलरेशन निकल गया 0 0 कट जाएगा 2, 10 मीटर पर सेकेंड। हम अर्थ के पास भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, अर्थ के पास ही ले लेते हैं। अर्थ के पास क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ मान लेते हैं रॉकेट का मास था 5000 kg, राइट, और गैस जिसको इजेक्ट कर रहा है मान लेते हैं 1000 मीटर पर सेकंड में इजेक्ट कर रहा है, और इस तरह से इजेक्ट कर रहा है कि उस वक्त अपवर्ड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें पूछा गया कि रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास कितना है, जो मास जो गैस को इजेक्ट किया जा रहा है वो मास का रेट है, इजेक्शन रेट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी दिया गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में डाल लेते हैं, अर्थ के पास है तो एक्सटर्नल फोर्स mg हो जाएगा। सो ये m 5000 एक्सेलरेशन दिया गया ऊपर की ओर 20, mg नीचे की ओर है इसलिए माइनस ले लेते हैं 10, रिलेटिव वेलोसिटी 1000 दिया गया और dm बाई डी टी निकालने के लिए कहा गया। से 5000 इंटू 5000 चला जाएगा 20 प्लस 10 30 इक्वल टू 1000 dm बाई डी टी। सो 0 0 कट जाएगा। सो dm बाई डी टी हो जाएगा 150 kg पर सेकेंड। सो इतना रेट से मास को इजेक्ट किया जा रहा है। सो ये था कुछ पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चंस। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्लास आज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम रोटेशनल मोशन शुरू करते हैं।